राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत ने पिछले साल जनवरी में टीकाकरण अभियान शुरू करने के 18 महीने के भीतर कोविड-19 टीकाकरण में रिकॉर्ड 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 100 करोड़ टीकाकरण 9 महीने में किए गए थे। वहीं समय अवधि जिसमें पहले 100 करोड़ टीकाकरण किए गए थे, यह दर्शाता है कि गति धीमी नहीं हुई है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय रणनीतिक और नीति स्तरीय नेतृत्व, जिसमें मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड मंत्र शामिल हैं, जिसकी वजह से देश को इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद की है, जहां लगभग हर वयस्क को मेड इन इंडिया का टीका लगाया गया है। भारत की 200 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की ऐतिहासिक उपलब्धि पर मंत्रियों का क्या कहना है, आप खुद सुने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये विशेष अभियान कोविड वैक्सीनेशन चला और उन्होंने लगातार इस बात को लेके प्रयास किए कि जहाँ नहीं पहुँच रहा है वो कैसे पहुँचाया जाए। चाहे वो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, ड्रोन का भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मुझे लगता है एक नेतृत्व में एक ऐसी हमारे नेतृत्व की पहचान है कि कुछ भी अब असंभव नहीं है। भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। ये सभी की एकजुटता का एक अनोखा अनुभव हम इतिहास के माध्यम से रचने जा रहे हैं। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, सुखद पल है कि आज भारतवर्ष में 200 करोड़ डोजेज कोरोना के दृष्टि से जो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन होना था, वह 200 करोड़ वैक्सीनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सुखद अनुभव करने वाली बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि, दूरदर्शिता और उनके द्वारा जिस तरीके से पेंडेमिक को हैंड्स ऑन लेने का काम प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और जिसको कहा जाए कि पहले दिन से इस लड़ाई को लड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही सामने आकर के लीड ली थी, उसका ये प्रमाण है। और आज हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उनके सफल नेतृत्व में आज देश का 130 करोड़ देशवासी सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य कवच पहन करके वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हुआ है। Congratulate all Indians as we reach the milestone of the administration of 200 crore COVID-19 vaccine doses in such a short time span. Prime Minister Modi's firm leadership and able direction for the health and safety of all has led to this seamless implementation of the world's largest vaccination drive. I join the nation in recognizing efforts of all our health workers, doctors, scientists and researchers. The confidence that people of the country showed in the exercise gave more energy to those implementing it. This vaccination drive has made India more mobile, recharged our industry and service sectors, and revived our economic growth. Our vaccine Maitri has also won genuine admiration in large parts of the world
as an expression of generosity. Equally, our ability to vaccinate on scale has been recognized with respect. This milestone truly symbolizes the spirit of New India that is ready to take on challenges not only for protecting and promoting the interests of its own people, but those of the entire world. 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस देने के लिए मैं भारत को बधाई देती हूँ। ये देश की प्रतिबद्धता और महामारी के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का एक और सबूत है। कोविड-19 टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन जीवन रक्षक टीकों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें सभी एहतियात बरतने चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि धनखड़ लगभग 3 दशकों से सार्वजनिक जीवन में है। साथ ही उन्होंने जाट नेता को किसान पुत्र करार दिया। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पिछली अखिल भारतीय बैठक भी धनखड़ के गृह जिले झुंझुनू में हुई थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुख्य विषय आज था संसदीय बोर्ड का, वो विषय था कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैंडिडेट का चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया के लिए हम सब लोग बैठे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सभी बातों की चर्चा हुई। कई नाम हमारे पास आए जिन पर चर्चा हुई, बड़ी वृहद चर्चा हुई। सभी दृष्टि से चर्चा में, समाज की दृष्टि से, देश की आवश्यकता, बाकी सारी चीज़ों को देख करके सभी नामों पर बड़ा गौर किया गया। लेकिन सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज़ ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़
कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है। और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक लेने की अपील की और कहा कि शहर में अभी तक करीब 10% लोगों ने ही एहतियाती खुराक ली है। मुख्यमंत्री ने 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के अभिभावकों से बच्चों को टीके की दूसरी खुराक दिलाने की भी अपील की। पिछले 2-2.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। हम दिल्ली वालों ने भी कोरोना का डट के मुकाबला किया। अब कोरोना की स्थिति काफ़ी कंट्रोल में आ गई है। कोरोना के मामले भी काफ़ी कम हो गए हैं। जितने मामले आ रहे हैं वो भी सीरियस नहीं है, एक आध को छोड़ दें तो बहुत कम सीरियस मामले आ रहे हैं। जितने मामले आ रहे हैं मोस्टली घर पे ठीक हो जा रहे हैं, उनको अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कोरोना से होने वाली जो मौतें थी पहले, वो भी लगभग अब ना के बराबर है। लेकिन बीमारी तो ये ख़राब है, बहुत गंदी बीमारी है और किसी को भी ना हो ये बीमारी, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। तो इसके वैक्सीनेशन को लेके दिल्ली सरकार समय समय पे उचित कदम उठाती रही है। हमने सबके लिए वैक्सीन फ्री किया, केंद्र सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिला। आज मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए आया हूँ कि जो प्रिकॉशन डोज़ है, जो पहली और सेकंड डोज़ के बाद लगती है, उसको प्रिकॉशन डोज़ कहते हैं। जो प्रिकॉशन डोज़ है, जिन जिन लोगों ने नहीं लगवाई वो सब लोग प्रिकॉशन डोज़ लगवा लें। दिल्ली में भी बहुत कम लोगों ने प्रिकॉशन डोज़ लगवाई है। ये प्रिकॉशन डोज़ भी हम लोगों ने फ्री की हुई है। जैसे पहली डोज़ फ्री थी, सेकंड डोज़ फ्री थी, ऐसे ये प्रिकॉशन डोज़ भी बिल्कुल फ्री है। सो आपको पैसा बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा समय निकाल के आपको प्रिकॉशन डोज़ लगवाने के लिए जाना है। तो वो सब लोग जिन लोगों को सेकंड डोज़ लगवाए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो प्रिकॉशन डोज़ लगवा सकते हैं। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग,
अब हमने कई मोहल्ला क्लिनिक्स में भी वैक्सीनेशन की सुविधा कर दी है। तो आपके पड़ोस में जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पे अगर प्रिकॉशन डोज लग रही है तो वहाँ जाके लगवा सकते हैं, नहीं तो जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ लगवा सकते हैं। जिन्होंने सेकंड डोज अभी तक नहीं लगवाई है वो प्लीज़ सेकंड डोज भी लगवा लें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ हो। और ख़ास तौर से मैं अपील करना चाहूँगा सभी सीनियर सिटीज़न से, बुज़ुर्ग लोग जो हैं उनको अगर हो जाए, उनको बुज़ुर्गों को और कई तरह की बीमारियां रहती हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, बुढ़ापे की और कई बीमारियां रहती हैं। उनके साथ जब अगर कोरोना हो जाए तो वो कई बार घातक साबित हो जाता है। तो इसलिए मैं सभी सीनियर सिटीज़न से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने सेकंड डोज़ या प्रिकॉशन डोज़ नहीं लगवाई तो ज़रूर लगवा लें। हमारे जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों की सेहत के लिए अस्पतालों में काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं वो भी प्लीज़ सब लोग प्रिकॉशन डोज लगवा लें। जितने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, जो और दूसरे कर्मचारी हैं जो पूरा दिन पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और वो भी प्रिकॉशन डोज ज़रूर जल्दी से जल्द लगवा लें। जो बच्चे हैं 12 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको सेकंड डोज लग रही है, लेकिन अभी सभी बच्चों ने सेकंड डोज नहीं लगवाई है। सो मैं उन सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी सेकंड डोज भी लगवा लें। उनके पेरेंट्स से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों को सेकंड डोज अभी तक नहीं लगवाई है तो सेकंड डोज ज़रूर लगवा लें। जितने स्कूल्स हैं, स्कूल अथॉरिटीज़ से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से, जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे तो हम आपके स्कूल में बच्चों के लिए सेकंड डोज लगाने का कैंप लगा देंगे, आपके लिए प्रबंध कर देंगे। तो आप जिला प्रशासन से बात करके अपने स्कूलों में भी सेकंड डोज लगवा सकते हैं। अभी तक दिल्ली में 3.5 करोड़ के करीब वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लगभग मोटे मोटे तौर पे 3.5 करोड़, 3.53 करोड़। इसमें से 1.81 करोड़ फर्स्ट डोज लगी है, 1.53 करोड़ सेकंड डोज लगी है और मात्र 18 लाख प्रिकॉशन डोज लगी है। तो इसका प्रिकॉशन डोज बहुत सारे लोग लगा नहीं रहे हैं। जैसा मैंने बताया फर्स्ट डोज 1.8 करोड़ लोगों को लगी है, तो इसका मतलब 18 लाख ही लगी है, 10% लोगों ने केवल लगवाई है प्रिकॉशन डोज। तो प्रिकॉशन डोज ज़रूर लगवा लें। हमारे पास बहुत कैपेसिटी है, लगभग 1 लाख डोज हम डेली लगाने की हमारी दिल्ली में कैपेसिटी है, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के, उसमें कोई कमी नहीं है। तो आप लोग सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना के जो वो हैं प्रोटोकॉल वो फॉलो करते रहें, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको कोरोना बिल्कुल ना हो। नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में नया उलटफेर हो गया है। 20 सालों से भी ज्यादा समय से कांग्रेस के साथ सक्रिय तौर पर काम कर रहे ड्यू प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल किया है। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी एजुकेशन पे बहुत शिद्दत से काम करती है और जब से पार्टी बनी है तब से हमने देश में एजुकेशन को लेके एक विमर्श खड़ा किया है, एक पूरा चिंतन खड़ा किया है। वो चाहे सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को चलाने का तरीका हो, सरकार का बजट देने का तरीका हो, पढ़ने पढ़ाने के तरीके हों, स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, हमेशा आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन पे काम करते हुए, आम आदमी पार्टी की सरकारों ने एजुकेशन पे काम करते हुए माइलस्टोन स्थापित किए हैं। दिल्ली में 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और दिल्ली में स्कूल एजुकेशन के बारे में तो हम बहुत अक्सर बात करते रहते हैं, आप सब भी बहुत दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन साथ साथ हायर एजुकेशन के सेक्टर में भी दिल्ली में काफ़ी उल्लेखनीय काम हुए। 5 साल की सरकार में पहले टेन्योर में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 5 नई यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की। ये शायद ही किसी राज्य में हुआ हो और बहुत शानदार चल रही हैं। डिप्सारू, NSUT, इसके साथ साथ दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, ये 5 यूनिवर्सिटी स्थापित करके चलाना शुरू करना अपने आप में एक रिकॉर्ड काम है।
25,000 सीट्स दिल्ली में 5 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हायर एजुकेशन में बढ़ाई, ग्रेजुएशन के लेवल पर। हमारा सबका मकसद ये है कि एजुकेशन आगे बढ़े। और आज मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली के और देश के बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के काम से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ में डीयू के एक जाने माने चेहरा, डीयू की शिक्षक राजनीति नहीं, शिक्षक की आवाज़, और डीयू में और देश भर में शिक्षा की आवाज़ का पर्याय बन चुके डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी इस समय एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट AAD के चेयरपर्सन हैं, जो देश भर में एकेडमिशियंस की एक जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन है और शिक्षा की, हायर एजुकेशन में काम करने की, रिसर्च की, वर्किंग कंडीशंस की, बच्चों के वेलफेयर की, न्यू एज एजुकेशन की पूरी काम करती है उस दिशा में, और इनका पूरा नेटवर्क है। तो पूरा का पूरा एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहा है। मिश्रा जी डूटा के प्रेसिडेंट रहे हैं 3 बार और यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट रहे हैं डूटा के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टीचर्स एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, डूटा के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के विजिटर नॉमिनी भी रहे हैं। साथ साथ देश भर में हायर एजुकेशन में काफ़ी उल्लेखनीय काम करते हुए यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं। आपके साथ साथ आज आम आदमी पार्टी में और भी बहुत जाने माने एजुकेशनिस्ट शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन में बहुत भूमिकाएं निभाई हैं। निश्चित रूप से सभी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, पर उसके साथ साथ अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं। दिल्ली में जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है डूटा, उसके 4 वर्तमान पदाधिकारी डॉक्टर रामकिशोर यादव, प्रोफेसर अंजू जैन, डॉक्टर आनंद प्रकाश और प्रोफेसर देवनंदन कुमार जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसमें पूरी की पूरी ये यूनिट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, आम आदमी पार्टी के और लोगों के साथ में मिलकर काम करेगी। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। हम सब ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, इस राष्ट्र का परिप्रेक्ष्य में जब हमने चिंतन किया, हमें लगा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्र के समक्ष एक दिशा प्रदान कर रही है और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर सेक्टर में इनोवेटिव काम कर रही है। और जैसे मनीष जी ने कहा कि हम भी उनका तारीफ करते हैं कि स्कूल एजुकेशन में ही हैज़ डन वंडरफुल थिंग्स। अब यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा सकारात्मक हम लोग रुख रखें और जो मौजूदा जो क्राइसिस भी है उसको भी हम हल करेंगे। जैसे कभी कुछ कॉलेजेस में ग्रांट्स का क्राइसिस है, हम लोग पॉजिटिवली इंटरवीन करेंगे एंड आई एम क्वाइट होपफुल, ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड वी विल बी एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज कंसर्निंग सम कॉलेजेस, 12 कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऐसा एक व्यवस्था, एक रचनात्मक चीज़ें हम करने के लिए हम लोगों ने सब ने घंटों हमने इसके ऊपर चर्चा किया। और मैं आज मेरे तमाम जो साथी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनके बिहाफ में श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने और श्री मनीष सिसोदिया जी ने जो हमारे साथ आज खड़े हुए और हमें आम आदमी पार्टी में सम्मिलित किया, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। लक्ष्य विशाल, उपलब्धि बेमिसाल। 548 दिनों में 200 करोड़ वैक्सीनेशन। पीएम मोदी बोले, देश ने फिर रचा इतिहास। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले गोवा के 5 विधायकों को भेजा गया चेन्नई। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर नीतीश कुमार ने किया स्वागत, समर्थन का भी किया ऐलान। जाट नेता है एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़। ममता से रहता है टकराव। सिन्हा ने कहा, सरकार का विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा। भारत में लोकतंत्र बर्बाद हुआ। सीजेआई रमन ने कहा, राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं। संसद सत्र से पहले केंद्र की सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल। सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। पेश किए जाएंगे 32 विधेयक। खड़गे बोले, 14 बिल कौन से हैं ये नहीं बताया। बंगाल में राज्यपाल पद के लिए अटकलें तेज। ममता के पूर्व कैबिनेट सहयोगी को आगे कर बीजेपी देगी सकारात्मक संदेश। चीन को लेकर आईएएफ चीफ का बड़ा बयान। ड्रैगन पर अब भारत का खौफ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।